हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये रात्रि 8 बजे मैं बेहतरीन मॉडल पेपर लेकर आता हूं। आप किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए, टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर असिस्टेंट वीडियो, किसी का भी आप एग्ज़ाम देते हो, बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट है। रात्रि 8 बजे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन हम प्रश्न लेकर आते हैं। आप सभी लोग जुड़िए, शानदार तरीके से जुड़ जाइए। चलिए, बहुत बेहतरीन करवाते हैं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं और सभी लोग जुड़िए। सभी लोग, किसी का भी एग्ज़ाम देना है, जिसमें हिंदी आती है वो सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर। बताइए कर्कश का विलोम शब्द क्या है। सभी लोग जुड़ जाइए, किसी का भी एग्ज़ाम देना है। कर्कश का विलोम शब्द क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए लिखा भी है, कर्कश का विलोम शब्द मधुर। देखिए ये इसके नीचे आंसर भी दिए गए हैं, और मैं जब प्रश्न करवाऊंगा तो आंसर छिपा के करवाऊंगा। कर्कश का विलोम मधुर कर्कश का विलोम है, जबकि कठोर का कोमल है। चलिए, नीचे इसके आंसर हैं। अब आंसर आपको दिखेंगे नहीं, अब सिर्फ आपको ऑप्शन दिखेंगे। चलिए, 2 से 3 वाक्यों के 2 से 3, ठीक है। चलिए बताइए, वाक्यों के एक शब्द बताना है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। बताइए, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्र पर, जिसने इंद्र पर, इंद्रियों पर नहीं, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त करी हो वो इंद्रजीत है। कौन है? इंद्रजीत। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रिय। लेकिन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय होता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय होता है। और चलिए बताइए, शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है। सर, उच्च कुल में जो व्यक्ति पैदा हो वो क्या कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो कुलीन कहलाता है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हर प्रश्न एग्जाम में छपने वाला, किसी का भी आप एग्जाम दीजिए, रात्रि 8 बजे आइए। चलिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है, बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, ये अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? ये इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या है? इच्छावाचक। स्तुति आशीर्वाद अगर हो तो वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। चलिए बताइए, एक और शानदार प्रश्न है। थोड़ा जूम कर दूं, अब ठीक है। बताइए, आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए। चलिए, श्री गणेश का विलोम क्या है, बताइए। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? सर, श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री होता है। बहुत शानदार, इति श्री होता है। चलिए आगे, और आगे बताइए, फूल का पर्यायवाची नहीं है, जवाब दीजिए। सर, कौन सा फूल का नहीं है? सुमन भी फूल का होता है, पुष्प भी होता है, कुसुम भी, लेकिन फूल का कौन नहीं है? तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो किसका है? देखिए, सुमन, पुष्प, कुसुम ये फूल के पर्यायवाची हैं, लेकिन जबकि अन्य पर्यायवाची प्रसून, मंजरी, गुल, जबकि तनुजा बेटी या पुत्री का पर्यायवाची है। तनुजा किसका है? बेटी या पुत्री का पर्यायवाची है। चलिए, किस रस को रसराज कहते हैं, बताइए। किस रस को रसराज कहते हैं, बताइए।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। किसको? श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, आगे जवाब दीजिए, दीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, पढ़िए। हमारा 8वां प्रश्न है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जवाब दीजिए। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनस जय छिन में, गर्व करे क्या इतना, सर कौन सा रस है? बताइए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। चलिए अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न बताइए। मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको, मैं छोटा कर दूं। अब बताओ, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है? सर प्रत्येक चरण में 4 मात्राएं, वह चौपाई छंद है। और चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है, चौपाई कहते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए बताइए, बताइए कि कल्प वृक्ष किसका पर्यायवाची है? बहुत बढ़िया। अगर हमारी क्लास रात्रि 9 बजे वाली नहीं की तो कर लीजिए, हमने बहुत शानदार प्रश्न कराए हैं। कल्प वृक्ष परिजात कहते हैं। देव वृक्ष, कल्पतरु, ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। बहुत शानदार। चलिए आगे जवाब दीजिए। हिंदी की आदि जननी क्या है? बताइए। हिंदी की आदि जननी क्या है? क्या आपको पता है? सर हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए संस्कृत है। आगे बढ़ जाइए, हमारा अगला प्रश्न है, अगले पेज पर चलते हैं। शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न। हिंदी दिवस कब? क्या 14 सितंबर होगा? 14 सितंबर होगा। बहुत बढ़िया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए 14 सितंबर को। अगला प्रश्न बताइए। हमारा अगला प्रश्न है कि दिन रात अध्ययन करके वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। रेखांकित शब्द है अध्ययन, अध्ययन की शुद्ध वर्तनी क्या है? अध्ययन की शुद्ध वर्तनी क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। अध्ययन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? क्या ऑप्शन बी सही होगा? अध्ययन, ये शुद्ध लिखा है। ना पे हलंत होना चाहिए, ये अध्ययन शुद्ध लिखा है। देखिए, ना पे हलंत होना चाहिए, बी आंसर। अध्ययन करके भी, बी आंसर है। बी वाला आंसर है। ठीक है, यहाँ क्या दिक्कत है? देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे हलंत नहीं है। चलिए बढ़ जाइए, बताइए। 14वां प्रश्न है, अबकारी शब्द क्या होते हैं? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सर अबकारी वह हैं जिसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बनते, जिन शब्दों को एक वचन बहुवचन में नहीं लिखा जा सकता, वह अबकारी हैं। और उन्हीं को अव्यय शब्द कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को अव्यय, लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, अबकारी कहलाते हैं। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। शानदार प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताइए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है?
33 व्यंजन होते हैं। पूछे जाएं कितने व्यंजन हैं, 33। कुल व्यंजन कितने हैं, 39 होते हैं। कुल हिंदी वर्णमाला में 39 और मुख्य व्यंजन हैं 33। हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 52 होती है। स्वर कितने होते हैं भाई, हिंदी में स्वर 11 और कुल स्वर 13 होते हैं। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। बहुत शानदार प्रश्न है। ये क्या पूछा है, नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़िए और उत्तर दीजिए। हम लोग इस काव्यांश को नहीं पढ़ते हैं, गद्यांश को हमेशा छोड़ना है। हमने कहा मैं रात्रि 9 बजे गद्यांश की 3-4 क्लास डाल दूंगा, गद्यांश आपको नहीं करना है 8 बजे। टाइम, समय की बर्बादी नहीं करनी। चलिए बताइए, ये भी गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। कायर का ये गद्यांश से संबंधित है, ये भी गद्यांश से है। पाहन, अच्छा यहाँ से शुरू है, गद्यांश से प्रश्न वहां तक थे, यहाँ से शुरू है। हम लोग गद्यांश को छोड़ते हैं। बताइए पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है। रात्रि 9 बजे हमने पर्यायवाची कराए हैं, करिए क्लास हमारी। बहुत शानदार। पाहन का अर्थ होता है पत्थर, या इसी को पाषाण भी कहते हैं। पाहन को पाषाण भी कहते हैं। बहुत शानदार। पाहन का शाब्दिक अर्थ पत्थर है। चलिए कवि के अनुसार बताइए, बताइए कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। कवि के अनुसार किस प्रकार का, अच्छा ये भी गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। गद्यांश के प्रश्न अभी चल ही रहे हैं, तो गद्यांश में है उपर्युक्त कवि समझौतावादी व्यक्ति जीवन, बी आंसर होगा समझौतावादी। सर गद्यांश का प्रश्न था ये। चलिए गद्यांश का प्रश्न था वो 20वां, तो हमें कैसे पता होगा, हम लोग गद्यांश छोड़ते हैं। समास में, इस समास में पहला पद संख्यावाची वाचक होता है। कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। द्विगु समास है जिसका पहला पद पर संख्यावाची है। अच्छा, जिसका पहला पद विशेषण हो और एक विशेष हो, कर्मधार, जिसके दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास, जिसका प्रथम पद अव्ययी हो, अव्ययी भाव समास होता है। चलिए एक और शानदार प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही होगा, संबंध तत्पुरुष समास है। चलिए राजा का पुत्र, ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। आगे चलिए, आगे बताइए। बेमेल शब्द बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। बेमेल शब्द बताइए 23 और 24। बताइए कौन सा विकल्प भिन्न है। सर जटिलता, कठिनाई और समस्या एक बात है, खेद अलग बात है। ऑप्शन बी, खेद मीन्स होता है दुख। ऑप्शन बी, खेद अलग बात है, खेद अलग बात है। चलिए अगले प्रश्न पर और जवाब दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, बताइए कौन सा अलग है, कौन सा विकल्प अलग है, जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प अलग है, जल्दी से बताइए। घर, परिवार, प्रियजन और बच्चे, बच्चे अलग है। बच्चे अलग होगा कि घर, सर घर अलग है। देखिए घर अलग है। घर, परिवार, प्रियजन, बच्चे रिश्ते को दर्शाते हैं, घर इन सब में से, अच्छा ठीक है, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। प्रियजन, बच्चे और परिवार ये रिश्ते को दर्शाते हैं, घर अलग बात है। ऑप्शन ए सही होगा, सही कर लेना आप, सही कर लेना। ऑप्शन ए सही होगा, ए सही होगा। चलिए नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप परेशान नहीं होना। चलिए बताइए
जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुत शानदार। जिसका पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। क्या अव्ययी भाव समास कहते हैं? क्या अव्ययी भाव समास कहते हैं? बिल्कुल, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका प्रथम पद, जिसका एक पद विशेषण हो उसे कर्मधारय, जिसके दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास है। और विभक्तियों वाला समास कौन है? संबंध तत्पुरुष समास। इसमें काकी के नानी ने आता है। चलिए बढ़ जाइए। ये क्या पूछा गया है? ये प्रश्न शानदार है। 26 से 29 भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। निर्गुण धारा के कवि कौन है? सर निर्गुण धारा के कवि कौन है? कबीरदास। भक्ति काल दो भागों में बटा था, एक सगुण काव्य धारा थी, एक निर्गुण काव्य धारा थी। तो जिन्होंने भगवान की पूजा की वो सगुण काव्य धारा थे, जिन्होंने भगवान की पूजा नहीं की वो निर्गुण में आए। कबीरदास निर्गुण कवि भक्ति धारा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। चलिए बताइए, हमारा 27वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? कितनी बार ये प्रश्न एग्जाम में आया होगा। किस भाषा को? सर हिंदी को किया गया। हिंदी भारत की राजभाषा है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी। वह बात किस अनुच्छेद में है? 343 का फर्स्ट अनुच्छेद में है, 343 का फर्स्ट। और चलिए आगे बढ़ जाइए। बताइए कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताइए। बहुत बढ़िया। रचनाओं से दो प्रश्न जरूर, एक दो रचनाओं से। जयशंकर प्रसाद हैं। क्या जयशंकर प्रसाद हैं? बहुत बढ़िया। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और इन्होंने और भी रचनाएं लिखी हैं, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना आंसू, लहर और प्रेम पथिक, ये जयशंकर प्रसाद की हैं। और चलिए बताइए 29वां प्रश्न कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? सर आधुनिक काल की रचना है। आधुनिक काल की है कि आदिकाल की? जवाब दीजिए। आधुनिक काल की है कि आदिकाल की? बहुत बढ़िया। आधुनिक नहीं, आधुनिक नहीं, आदिकाल, जो सबसे पहले का काल था, आदिकाल। और आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। किस काल की रचना है? आदिकाल की। अच्छा, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है, चंद्रबरदाई ने। चलिए पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, चंद्रबरदाई इसके रचयिता हैं। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए क्या पूछा गया है? सर अलंकार प्रश्न है। अलंकार से प्रश्न है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? जवाब दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है, जल्दी से बताइए। थोड़ा जूम कर दूं, आपको ना दिख रहा हो। बताइए। मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। बहुत बढ़िया, मानवीकरण। और चलिए बताइए। अब ठीक है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो सर छा एक संयुक्त व्यंजन है। ये किन दो व्यंजनों से बना है? ये हलंत का प्लस सा से बना है। तो पूछा जाए किसके बाद आता है तो बताना है का के बाद। और छा किससे पहले आता है? तो पा वाले सा से पहले। तो छा का के बाद आता है, छा का के बाद आता है। बहुत बढ़िया। चलिए
का और सा, यह का के बाद आएगा। चलिए बताइए बताइए। बहुत बढ़िया। खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है? बताइए। खग जाने खग की भाषा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आगे बताइए, ये क्या है? क्रम से लगाने हैं। यारा ला वा को क्रम से लगाना है। चलिए बताइए, ये वाक्य आपको क्रम से लगाने हैं। बताइए। पहला वाला यहां रहेगा, ये छठवां इधर रहेगा। चलिए, तो जिस प्रकार अग्नि का धर्म, जिस प्रकार अग्नि का धर्म वह आएगा। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार फिर यह आएगा। उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य, फिर ला आएगा। मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का, फिर रा आएगा। पर्यार होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। लगाना सीख लीजिए, इनको क्रम में लगाना सीख लीजिए, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए, मुहावरा है अक्ल का दुश्मन, मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। अक्ल का दुश्मन, मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन का मतलब क्या है? सर, महापंडित, महामूर्ख, शत्रु या मित्र? महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन क्या महामूर्ख होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अक्ल का दुश्मन का मतलब है महामूर्ख होना। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए, हमारे 34 प्रश्न कंप्लीट हुए। कितने? 34। चलिए, मैं थोड़ा जूम कर दूं। अब ठीक है, हमारा 35वां प्रश्न बताइए। वाक्य के अशुद्ध भाग की त्रुटि का चयन करिए। अच्छा, कहाँ है वाक्य? और त्रुटि ना हो तो डी। ये वाक्य लिखा है पूरा, ये पूरा सेंटेंस लिखा है यहाँ तक, और ऑप्शन में बटा हुआ। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। बताइए कहाँ गलती है? इस वाक्य में कहाँ गलती है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, व्यर्थ भी आया है, बेकार भी आया है। व्यर्थ का मतलब बेकार है। व्यर्थ और बेकार एक शब्द प्रयोग करके इस वाक्य में काम चल सकता था, दोनों शब्द एक साथ आए हैं। ये गलती है, ये गलती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सर, बेकार नहीं आना चाहिए। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। ऑप्शन बी सही है, बेकार में गलती है। ये बी के सामने लिखा है, इसलिए बेकार में गलती है। चलिए चलिए बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहुत बेहतरीन। देखिए, सर्वोत्तम होता है, जो सर्वोत्तम लिखा है, सर्वोत्तम नहीं सर्वोत्तम होता है, एक और ता होना चाहिए था, ये गलत है। संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, ये भी गलत है। और कीर्ति नहीं होता, कीर्ति होता है, छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए था। और ये सच्चिदानंद शुद्ध लिखा है। ऑप्शन सी, सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी है। सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी शब्द है। चलिए, बहुत बेहतरीन। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। उपसर्ग का प्रयोग होता है, बताइए। उपसर्ग का प्रयोग होता है, पता है कहाँ होता है? सर, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले होता है, या फिर हम कहें उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है। तो सर, ऑप्शन में नहीं है। सर, आरंभ को आदि भी कहते हैं। आदि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है, या कह सकते हैं शब्द के प्रारंभ में होता है। अच्छा, और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है।
प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में, तो शब्द के आदि में उपसर्ग आता है। चलिए बताइए, बताइए शानदार प्रश्न है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास में भाववाचक संज्ञा है। अगर पूछी जाए कि मिठास में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो मिठास में कौन सा प्रत्यय है सर? आस प्रत्यय है। मिठास में कौन सा प्रत्यय है? आस प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही होगा, मिठास में आस प्रत्यय है। चलिए चलिए हमारा शानदार प्रश्न है कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद करिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन डी सही होगा, सत्य प्लस आग्रह। ऑप्शन डी, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह होता है। बहुत बढ़िया। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि है बताइए? दीर्घ संधि है। सत्याग्रह में दीर्घ संधि है। और आज का आखिरी प्रश्न, आज 40 प्रश्न हम लेकर आए थे। बताइए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताइए। दो वर्णों का जहां मेल या विकार हो वहां क्या कहलाता है? वह संधि कहलाता है। अच्छा, जहां शब्दों का मेल या विकार हो वो क्या कहलाता है? पूछा जाए शब्दों का मेल या विकार हो उससे परिवर्तन हो तो समास, और वर्णों का विकार हो उससे परिवर्तन हो तो संधि। बहुत बढ़िया। तो 40 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। 40 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। कितने? 40। चलिए फिर से, तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। सभी लोग क्लास को ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं कल इसी समय फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।